अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, जो सिलसिला है जलसे जुलूसों का और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ शो करने का, वो आज भी उसी तरह से जारी और सारी रहा दोनों इतराफ से। कल भी हमने इसके ऊपर बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बात की थी और आज भी क्योंकि ये सिलसिला उसी तरह से चल रहा है और ये कड़ी उसी तरह से जारी है, तो लिहाजा इसी के ऊपर ऐड ऑन करेंगे। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने बिशाम से उन्होंने जो है वो जलसा आम से खिताब किया और शांगला में जो उनका ये जलसा था उसमें उन्होंने ऑब्वियसली ये जो पॉलिटिकल उनकी रैलीज का या जलसों का सिलसिला है, ये उसकी दूसरी कड़ी थी, क्योंकि पहला इसका सिलसिला हमने कल देखा था जब मरियम नवाज साहिबा ने अटक के जलसे से उन्होंने एड्रेस किया था और उन्होंने अटक वाले तमाम जो उनका पावर शो था उसको उन्होंने लीड किया था। तो सिमिलरली शहबाज शरीफ साहब, चीफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, इन्होंने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया आज, जो इसकी दूसरी कड़ी है। और ये सिलसिला इन द नेक्स्ट कमिंग डेज एज पर द स्केड्यूल जो इनकी जमात की तरफ से जारी किया गया है वो जारी रहेगा और इसी तरह से मुख्तलिफ शहरों पे मुख्तलिफ मकामात पर ये जो शो ऑफ पावर है वो किया जाएगा PMLN की तरफ से, हुकूमती जमात की तरफ से। इसी में ऐड कर रहे हैं नाजरीन पीपल्स पार्टी भी, क्योंकि इस वक्त कोएलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा है और उन्होंने भी तकरीबन आई थिंक 15-16 मई से उन्होंने भी ऐलान किया है कि वो भी पावर शो करेंगे और सिंध से वो बाकायदा अपने जलसे जुलूसों का इनेकाद करेंगे। तो तमाम इतराफ से ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। कल इमरान खान साहब ने भी, साबिक वज़ीर आज़म ने भी मियाँ वाली से इस तमाम सिलसिले का अपनी जमात की तरफ से उन्होंने आगाज़ किया और आज भी उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी से बात की है। उसके भी कुछ चीदा नुकात हैं जो कि हम आगे जाते हुए सामने रखेंगे। लेकिन नाजरीन, ये दोनों इतराफ से जो एक शो ऑफ पावर का सिलसिला है एक बड़े इंटरेस्टिंग वक्त में हो रहा है, क्योंकि ईद के फौरी बाद ही हम देखते हैं कि सियासी जो दर्जा हरारत है उसमें मुसलसल तेज़ी हो रही है, बढ़ रहा है और ऐसे में उसको ऐड कर रही हैं तमाम जो सियासी जमातें हैं। वो जो केसेस वगैरह हैं उनका सिलसिला भी कुछ सुनने में आ रहा है कि इसी माह से शुरू होगा और कुछ इंक्वायरीज वगैरह का सिलसिला भी है जो कि साबिक वज़ीर आज़म और उनकी जमात के हवाले से कुछ अंडरवे हो सकती हैं बातें, लेकिन वो देखेंगे। और उम्मीद उसमें यही है कि कोई सियासी विक्टिमाइजेशन, जो कि हुकूमत कहते रहे हैं कि बल्कि हुकूमत में आने से पहले भी ये लोग कहते रहे हैं और प्रॉमिस करते रहे हैं कि ये कभी भी इनका एजेंडा नहीं रहा है, तमाम जमातों ने कहा है, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, तो उम्मीद यही करते हैं कि जो भी एक कानून है वो अपना रास्ता ज़रूर इख्तियार करे लेकिन उसमें किसी तरह की विक्टिमाइजेशन का अंसर नज़र ना आए। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जो कि इस तमाम चीज़ के तनाजुर में करना ज़रूरी है वो ये है कि पैका ऑर्डिनेंस के हवाले से एक अच्छी खबर है जो कि प्रोग्राम से बिल्कुल प्रोग्राम के आगाज़ से कुछ मिनटों पहले मौसूल हुई है और उसकी बात करना बड़ा ज़रूरी है इस मौके पर। पैका ऑर्डिनेंस जो कि पैका जो बेसिकली कानून था वो नून लीग की हुकूमत 2013-18 वाले अपने टेन्योर में लाई थी, लेकिन उसको मज़ीद एम्पलीफाई किया था, उसमें मज़ीद कुछ शिकें ऐड की थी PTI की साबिक हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए, जिसकी भरपूर मुखालफत की थी आज की तमाम हुकूमती जमातों ने और साबिक सारी अपोजिशन जमातों ने, जिसमें पीपल्स पार्टी और PMLN सबसे आगे थी और सबसे ज़्यादा थी। ऐसे में नाजरीन, हमने देखा कि पैका ऑर्डिनेंस के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिसको सेट असाइड कर दिया था उसके हवाले से एक रिव्यू पिटिशन FIA ने दायर की सुप्रीम कोर्ट में और ख़ास तौर पर पैका के सेक्शन 20 को रिव्यू करने के लिए ये जो पिटिशन है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बजरिया FIA दायर की गई। एक अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि बिल्कुल अब से कुछ ही देर पहले, तकरीबन आधा घंटा पहले, इसको विड्रॉ कर लिया गया है हुकूमत की तरफ से, क्योंकि ये कहीं पर भी सेंस नहीं बनाता था इस एतबार से कि यही तमाम सियासी जमातें पहले इसको क्रिटिसाइज़ करते थे भरपूर तरह से जब PTI हुकूमत इसको बतौर एक ऑर्डिनेंस की शक्ल में सामने लाए थे। और अब अगर वो उसी को दोबारा चाह रहे थे कि वही तमाम चीज़ें सामने आ जाएं तो यकीनन ये प्रेस फ्रीडम के ऊपर एक हमला था और इसको इसी तरह से तस्वुर किया जा रहा था। अच्छी बात यह है कि इसको विड्रॉ कर लिया गया है। तो जाहिर है इस मामले के ऊपर भी नाज़रीन नज़र डालेंगे। और दूसरा जो अहम मामला है वो ये रहेगा कि नेशनल असेंबली से PTI ने बाय एंड लार्ज इस्तीफे तो दे दिए हैं, लेकिन अप्रैल की जो तनख्वाह है वो उनको जारी की गई है। इत्तलात ये मौसूल हो रही थी कि वो तनख्वाह रिसीव भी कर ली गई है PTI के तमाम उन अरकान की तरफ से जिन्होंने अपने इस्तीफे टेबल किए थे। लेकिन आज फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि उनके तमाम कोई भी जो उनके अरकान हैं वो ये तनख्वाह एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर उनको जारी की जा रही है तो वो अपनी जगह बात होगी, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा इन तनख्वाहों को। असल इन तनख्वाहों पे मामला क्या है और यकीनन
अगर इसमें हम बाय मोरालिटी चलें तो कतन पीटीआई को या पीटीआई के अरकान को ये तनख्वाह कभी भी कबूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो अपने इस्तीफे फुल लेटर एंड स्पिरिट में दायर किए हैं, और अगर ये वाकई लेटर एंड स्पिरिट में है तो फिर इट मेक्स नो सेंस फॉर देम टू एक्सेप्ट दो सैलरीज। उसका भी स्टेटस क्या है ये भी हम जानेंगे प्रोग्राम के तमाम तर दौरानिये में, और इन सियासी जलसे जुलूसों पर भी बात रहेगी कि ये दर्जात को कहाँ लेकर जाएंगे, आगे सियासत का किस तरह से रुख तयन किया जाएगा। आज जो इमरान खान साहब ने जो ओवरसीज पाकिस्तानी से बात की उसमें उन्होंने ये कहा कि तमाम जो उनके पार्टी के मुनहरिफ अरकान थे उनको मशकूक तौर पर यूएस एम्बेसी की तरफ से बुलाया जा रहा था और दावतें दी जा रही थी। तो एक दफ़ा फिर उन्होंने अपनी उसी बात को दोहराया है। अब इसमें क्या सस्पिशियस एंगल है इसकी भी बात करेंगे। ऑब्वियसली पंजाब की बात करना भी वहाँ ज़रूरी होगा, क्योंकि इत्तलात के मुताबिक बलीगुर रहमान साहब को अब हुकूमत इरादा रखते हैं गवर्नर पंजाब बनाने का, और यकीनन इट वोंट कम ईजी फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि उमर चीमा साहब उसमें ऑब्वियसली वो बड़ी इसमें रेजिस्टेंस देंगे, और वो रेजिस्टेंस अभी भी दे रहे हैं, और उन्होंने इस हवाले से जो आइनी शिक़ें वगैरह हैं उसका भी मुताला शुरू किया हुआ था। ये मामला भी कहाँ जाकर रुकेगा इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ बड़ा डेकोरेटेड पैनल मौजूद है, मैं फौरी उनका तारुफ कराती हूँ। यहाँ स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सैयद यावर अब्बास बुखारी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर कौमी असम्बली हैं आप, साबिक वजीर हैं, पंजाब के लास्ट गवर्नमेंट में रहे हैं और पीएसी के चेयरमैन भी रहे हैं। वेलकम ऑन बोर्ड यावर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। और नाजरीन मुझे बजरिया TVU लिंक ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान, PMLN की नुमाइंदगी करते हुए गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव तमाम मौज़ूआत पे हमारे साथ रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अफनानुल्लाह। और नाजरीन मुझे बजरिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं सैयद अली हैदर गिलानी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए मेंबर सूबाई असम्बली हैं आप पंजाब के। और ज़ाहिर है इस तमाम तर चीज़ में एक और जो चीज़ है जो हम अली के साथ भी शामिल गुफ्तगू रखेंगे वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने पावर शेयरिंग के हवाले से आज कुछ नई तजावीज़ दी हैं, और उन्होंने कहा है कि अब हमें गवर्नरशिप तो नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ वजारतें पंजाब की काबीना में मांगी हैं, कुछ मुआवने खुसूसी मांगे, और कुछ कायमा कमिटीज़ की चेयरमैनशिप भी। तो इस हवाले से हम हैदर से मज़ीद जानेंगे। आपको भी बहुत बहुत वेलकम, वार्म वेलकम। यावर साहब, मैं बात का आगाज़ आपसे करती हूँ। आप बताइएगा पहले तो ये जलसे जुलूसों का सिलसिला, एक तो इसके ऊपर ज़रूर रोशनी डालिएगा कि ये दोनों इतराफ़ से हो रहा है, लेकिन आज एक अच्छी स्टेटमेंट हमने इमरान इस्माइल साहब की ये भी देखी है। उन्होंने कहा है कि खून रेजी का इसमें कतन कोई एंगल नहीं है, ना किसी का इरादा है आपकी जमात की तरफ से, लेकिन साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब मुतअद्दिद मरतबा बयानात दे चुके हैं कि खून रेजी हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। देखिए, इन जलसे जुलूसों का जो मकसद है वो हुकूमत को फोर्स करना है कि इलेक्शन अनाउंस करे। ये हमारी बिल्कुल क्लियर कट हमारी नीयत ये है कि जब सारे कहते हैं और हर चीज़ इतनी शक व शुबात के अंदर फंस जाती है तो बेहतर एक इलेक्शन अनाउंस करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हमें पता लग जाए हमारी क्या हैसियत है आवाम की नज़र में, पीपल्स पार्टी को भी पता लग जाए, PMLN को भी पता लग जाए और दीगर जमातों को भी पता लग जाए। हमारी क्लियर कट नीयत ये है, इसके लिए हमें सड़कों पे आना पड़ा, हम सड़कों पे आएंगे। हमें इनके कंटेनर्स जो ये कुदरती बात है लगाएंगे ही लगाएंगे, हम वो कंटेनर्स पार करके अबूर करके हम आएंगे। हम पूरे तरीके से हम लोग को नीयत की हुई है कि हर हालत में हमने ये कामयाब करना ही करना है। हमारे लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, लेकिन खून रेजी की तरफ कोई भी नहीं देख रहा है। हम लोग एक पुरअमन एहतजाज ज़रूर करेंगे, कंटेनर सामने आएंगे, हम उनको हटाएंगे, उसके वो हमारा हक है, उनको हटाना, रास्ता बंद करना हुकूमत का हक नहीं है। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं बनाएंगे। हम लोग जो बहुत क्लियर कट बात करेंगे कि हम आके बैठ जाएंगे और फिर हम अपनी ताकत का मुजाहरा वहाँ पे करेंगे। जहाँ तक बात है शेख रशीद साहब की, वो उनकी एक अपनी स्टेटमेंट है, लेकिन पार्टी के अंदर बहुत क्लियर कट है कि हम हर उस हद तक जाएंगे जो आइन के अंदर है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब ना करे, लेकिन हम अपना हक पूरा इस्तेमाल करें। अगर हुकूमत ने फिर ज़बरदस्ती की, वो सिचुएशन आती है कि जहां पे एक क्लैश आ सकता है। करेक्ट, हुकूमत को इस तरफ जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये तो आई एंडोर्स। लेकिन ये जो तनख्वाहों वाला मामला है, इसके ऊपर भी एक जरा जुमला फरमा दें, फिर मैं आगे बढ़ूं। क्या तनख्वाहें मोरली स्पीकिंग एक्सेप्ट करनी चाहिए? आपने जब वो अपनी वो इंट्रोडक्शन दे रही थी, देखिए तनख्वाहें हमें तो किसी सूरत में कबूल नहीं करनी चाहिए, ये तो बहुत क्लियर कट है। इस्तीफा दे दिया तो हमारा कोई हक नहीं है तनख्वाह लेने का, लेकिन तनख्वाहों का तरीकाकार ये होता है, जो असेंबली होती है
है वो तनख्वाहें डायरेक्टली आपके जो उससे जब आप MPA या MNA बनते हैं आपका एक अकाउंट नंबर लेते हैं जहां पे आपकी तनख्वाहें आती हैं, तो वो अकाउंट नंबर उनके पास है। ये हुकूमत की एक चाल है दिखाने के लिए कि तनख्वाहें एक्सेप्ट कर ली, वो तनख्वाहें डायरेक्टली अकाउंट में रिमिट होती हैं, उसके अंदर रोक कोई नहीं सकता। तो वो तनख्वाहें तो डायरेक्टली हमारे, हम जाने या ना जाने, चाहें या ना चाहें, वो तनख्वाहें हमारे अकाउंट में आएंगी। लेकिन अभी हमारे MNAs का तरीकाकार ये होना चाहिए, जैसे फवाद चौधरी साहब ने भी कहा, वो तनख्वाहें बाइज्जत तौर से उनको चेक लिख के वापस रिटर्न कर दिया जाए ताकि इंटेंट शो हो। यहां पे देखिए जी दूसरी बात है, अभी जैसे स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ने बोला कि भाई ये इस्तीफे कबूल नहीं है, तो वो इस्तीफा हैंड रिटन नहीं थे, उनके ऊपर नाम थे, उनकी वल्दियत थी और नीचे साइन थे। अभी जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है उनका तो टाइप था सारा और वो था प्राइम मिनिस्टर को, तो वो हम कह रहे हैं कि वो सही नहीं है, कहते हैं वो सही है। ये हम कहते हैं कि ये सही है, वो कहते हैं ये सही नहीं। जो इनको अच्छा लगता है वो सब सही है, जो इनको बुरा लगता है वो सब बुरा है। और हर पॉलिटिकल पार्टी ये बोलती है, अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए ये बातें होती हैं, लेकिन एक असूल जो तय होता है उस असूल पे अगर दोनों चीज़ें एक्सेप्ट की जाएँ तो चीफ मिनिस्टर पंजाब का इस्तीफ़ा कबूल नहीं हो सकता और हमारा इस्तीफ़ा वो कहते हैं कबूल नहीं है। अगर वो बोले ना तो फिर हमारे हर MNA जाएगा, बताएगा कि हम ये इस्तीफ़ा दे रहे हैं, लिख के लेना चाहे वो भी हम दे देंगे। लेकिन यहाँ पे ये डिस्प्यूट है और ये डिस्प्यूट आपके कुछ MNAs ये भी तो कह चुके हैं ना कि उनसे जबरदस्ती मांगा जा रहा है इस्तीफा, ये कुछ देखें, अगर एक MNA आके ये टेलीविजन पे कह दे तो मैं कहूँगा कि जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। एक MNA इस मौजूदा सूरत हाल में एक MNA राजी नहीं है ये बात करने पे। वो हर कोई कहता है हमने इस्तीफे अपनी मर्जी से दिए, हालांकि आज इसके अलावा मैं बताऊं बरक्स कम से कम 3 बंदों का मुझे पता है कि जो दूसरी साइड पे गए वो अभी माफिया मांग रहे हैं किसी तरीके से हमें वापस एक्सेप्ट कर ले, हमसे गलती हो गई। 3 हमारे जो उस साइड पे गए थे मुनर्रिफ अरकान जो है, लेकिन अभी खान साहब इस मूड में नहीं है कि उनको एक्सेप्ट करें। वो कहते हैं एक दफ़ा जो डसा गया वो दोबारा भी डसा जाएगा इनके हाथों। तो अभी तो हम लोग उनको भी एक मिसाल बनाना चाहते हैं ताकि ज़िंदगी में आइंदा इस मुल्क की जमहूरी तारीख में कोई बंदा फ्लोर क्रॉसिंग ना करे। कल ये चीज नून के साथ भी हो सकती है, पीपल्स पार्टी के साथ भी हो सकती है और इनने पास में किया ये सारा ना। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि कोई राजी नहीं है बयान देने को, वो हो सकता है इस वजह से भी कि वो अपसेट नहीं करना चाह रहे हैं, वो आपकी लीडरशिप को यानी खान साहब को भी अपसेट नहीं करना चाहेंगे, एक फितरी बात है। लेकिन मैं जरा आगे बढ़ाती हूँ इस बात को। सिर्फ एक बात करूँ कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन इस टाइम पे बनी हुई है ना, तो उसके अंदर हमारे जो अरकान है वो खान साहब बोले कि एक पांव पे खड़े जो वो एक पांव पे खड़े होंगे, इस्तीफा दो वो इस्तीफा देंगे और जाके बोलेंगे ये इस्तीफा हमने अपनी मर्जी से दिए। सिचुएशन अभी इन लोगों के हाथ से बहुत बाहर है। जी सेनेटर अफनान उल्लाह, मैं आपकी तरफ लाना चाहती हूँ ये बात। आप क्या एक मुश्किल सिचुएशन में जानबूझकर डाल रहे हैं उनको? ये जो तनख्वाहें आप लोगों ने, जाहिर है ये आपकी तो एक चीज़ नहीं, ये तो एक प्रोसीजरल चीज़ है जो कि हो गई, एक हर महीने का प्रोसीजर है जो कि उसी तरह से फॉलो हुआ। लेकिन ये बताइएगा कि ये तमाम बातें अभी डिसओन की हैं यावर साहब ने कि कतन कोई ऐसा MNA नहीं है जो कि जबरी तौर पर ये कहे आकर कि हमसे इस्तीफा लिया गया। और दूसरा, जो शांगला में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का खिताब था उसमें उन्होंने ये कहा है कि अद्वियात KP में मुफ्त फराहम की जाएंगी। तो ये बताइएगा, ये तो PTI वाले कह रहे हैं कि वो तो सेहत कार्ड हमने बहुत पहले से लागू किया हुआ है पूरे KP में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि PTI ने 2014 में भी जो है वो इस्तीफे आपको याद होगा दिए थे और उसके बाद जो है तनख्वाहें भी इन्होंने पूरी ली थी और जो मराहत मिल रही थी वो भी पूरी ली थी। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि इनके बहुत सारे MNAs ने गाड़ियाँ भी ली हुई हैं, कमेटी की चेयरमैनशिप भी ली हुई है, वो भी वापस नहीं की। तो ये बात अब वैसे कह देना बड़ा आसान है कि जी हम तनख्वाहें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब भाई बात ये है कि आप जाएँ स्पीकर चैम्बर में अपना इस्तीफ़ा लेके जाएँ हैंड रिटन, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। आप लोग जो ये इस्तीफ़ा देना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ एक मतलब के ड्रामा कर रहे हैं कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और अगर आप इतनी सीरियस है तो आप KP असेंबली को तोड़ देना, उधर तो आपकी मेजॉरिटी है, उधर तो आपका स्पीकर भी अपना ही है और आप सेनेट से भी आप इस्तीफा दें, सदर से भी क्या इस्तीफा दें। तो ये आवाम को आप मतलब कि ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि जी हमने इस्तीफा, अगर आपने इस्तीफा में आप वाकई सीरियस थे तो फिर आपको चाहिए था कि आप जो है वो अव्वल तो तनख्वाह ना लेते और जो मराहत ले रहे हैं वो भी आप गाड़ियाँ वगैरह सारा कुछ वापस करें और जो है उसके बाद फिर जो है आपकी बात मानी जा सकती है। अभी तो ये तो बिल्कुल ऐसी है कि जैसे आपने मतलब कि जैसे आवाम को आप बेवकूफ़ बना रहे हो। जहाँ तक बात रहेगी दवाइयों की, देखें दवाइयों का ये हाल है कि जब हम जो दवाइयों की कीमतें 100 रुपये की छोड़ के गए थे 2018 में, वो 400-500 रुपये की हो गई है।
मतलब एक 4 साल के यानी कि पौने 4 साल के टेन्योर के अंदर दवाइयों की कीमतें 400% बढ़ी हैं। तो उसके बाद जो है ये जो सेहत कार्ड है ये इन्होंने जल्दी में लॉन्च कर दिया है। ज़्यादातर अस्पताल आप जाके चेक कर लें शहरों के अंदर, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि गवर्नमेंट को उन्होंने बिल किया, गवर्नमेंट ने बिल नहीं पे किए। इन्होंने बस एक मतलब कि मार्केटिंग स्टंट के तौर के ऊपर इसको पूरा थिंक थ्रू नहीं किया प्रोजेक्ट को और एक चीज़ को लॉन्च कर दिया और उसका हवा बना दिया। तो ये जो है ये एक मतलब हाफ बेक्ड आइडिया था। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन इसके ऊपर हम इंशाल्लाह पूरा काम करेंगे और उसके बाद हम जब कहेंगे कि दवाइयाँ फ्री मिलेंगी तो दवाइयाँ फ्री मिलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको कहीं दवाई फ्री मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही है, कोई दवाई फ्री मिल रही है, कोई नहीं मिल रही। लेकिन सेनेटर अफनानुल्लाह ये तो वो भी कहते थे जब जहां तक बात रहेगी जी आप मुकम्मल कीजिए। जी, मैं ये शेख रशीद साहब की बात सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि शेख रशीद साहब ने बार बार ये कहा कि खून रेजी हो जाएगी और एक दफ़ा नहीं कई बार, और कल इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में भी कहा कि जब ये वापस हल्के में आए तो इनका बंदोबस्त किया जाए। तो इसका मतलब ये उकसा रहे हैं लोगों को कि जो है वो मार कुटाई हो, खून खराबा हो, और ये जो है ये कोई हुकूमत भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये इस तरह खा बिलखुसूस आप ये देखें कि ये औरों को कह रहे हैं कि खून रेजी होगी और अब जेल भर दो तहरीक चलाएंगे और अपनी जाके बेल बिफोर अरेस्ट करा रहा है शेख रशीद। भाई तुमने जेल भरनी, सबसे पहले तो तुम खुद जेल जाओ। तुम आवाम को लगा रहे हो जेल जाने पे, खुद बेल बिफोर अरेस्ट, और जैसी बेल मिल जाती है बाहर निकल के आके फिर फड़ियां मारना शुरू कर देते हैं। अच्छा अफनान साहब, जो महंगी दवाइयों वाला मामला है उसके ऊपर एक जुमला फरमा दें। ये तो पीटीआई को जब हम कहते थे ना महंगी दवाइयां हो गई हैं, तो वो ये कहते थे इसके दिफा में कि हेल्थ कवरेज हमने पूरे केबी में दे दी है, तो आपको मसला ही कोई नहीं है, जितनी महंगी हो वो तो एक्सपेंस सारा हुकूमत बेयर कर रही है। देखिए बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो इनके उसकी कवरेज में आती ही नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि सिंध में भी इंसान रहते हैं, बलूचिस्तान में भी इंसान रहते हैं, सही, और गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में भी लोग ही रहते हैं। तो आप ये कहते हैं कि जी हमने केपी में कर दिया है, पंजाब में आधा किया आधा नहीं किया, तो बाकी क्या करेंगे? बाकी वो 100 रुपये वाली चीज़ 400 रुपये में खरीदेंगे। और ये सिर्फ इमरान इस्माइल साहब ने धंधे के चक्कर में ड्रैब के अंदर, हालांकि कोई ताल्लुक नहीं है गवर्नर से इनका इस चीज़ से, और उसके अंदर इन्होंने घुस के उधर फार्मास्यूटिकल माफिया को साथ ऑन बोर्ड करके अरबों रुपए बनाए इन्होंने करप्शन के अंदर, और इसलिए इतनी महंगी हुई है दवाइयाँ। और इंशाल्लाह हम इस मामले को जो है दवाइयों की कीमतों को वापस लेके आएंगे। अच्छा, ये आपने एक दिलचस्प इंकशाफ किया है जिसमें इमरान इस्माइल साहब का आपने कहा है, क्योंकि इससे पहले तो हम लोग सुनते थे कि आमिर साहब के ऊपर आते थे ना, आमिर कियानी साहब के हवाले से, ये आपकी जमात या आप उन्होंने भी लगाई है, आप जो एज ऑपोजिशन कहते थे, ये आपने इमरान इस्माइल एक नाम का इजाफा किया है इसमें। हैदर साहब, पहले आपकी बात जाहिर है इंपॉर्टेंट है, पावर शेयरिंग का अब क्या मैकेनिज्म है पीपल्स पार्टी के पास? क्योंकि गवर्नर के जो आपकी एक डिमांड थी, जो इत्तलात हमें मिल रही थी, उससे तो आप लोग शायद 10 परदार हो गए। अब आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि पंजाब में पावर शेयरिंग मैकेनिज्म के तहत पीपल्स पार्टी को क्या मिलना चाहिए? और दूसरा ये भी इजाफा कीजिएगा कि जलसे जुलूसों का इनेकाद अब पीपल्स पार्टी भी कर रहे हैं, तो आप पहले क्या बाय एंड लार्ज ये भी तनकीद नहीं करते थे कि हुकूमत का काम नहीं है जलसे करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे पहले जिस तरह याबर भाई फरमा रहे थे जलसों के बारे में, एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं ये समझता कि उनका हक है कि वो जलसे करें, जुलूस करें, लेकिन इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस जो कि हमें नज़र आ रही है इमरान खान साहब की तकरीरों में, उनके पॉडकास्ट में, उनके इंटरव्यूज़ में, और शेख रशीद साहब के इंटरव्यूज़ में जो इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस हमें नज़र आ रही है, वो तो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती इस सोसाइटी में। और पहले भी जलसे जुलूस होते रहे हैं, इनको कोई रुकावट नहीं हमने पैदा की इनके जलसे जुलूसों में। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा पीटीआई से, जो कि एक कोई ए पॉलिटिकल जमात बन चुकी है और ए पॉलिटिकल डिसीजन लिया उन्होंने इस्तीफ़ा देने का, और उससे अब पीछे हट रहे हैं। आपने जिस तरह कहा इन लेटर एंड स्पिरिट, इन्होंने इन लेटर इस्तीफ़ा दिया है, इन स्पिरिट इस्तीफ़ा नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि जो 122 या 23 अरकान उस मीटिंग में मौजूद थे, उसमें सिर्फ 3 या 4 अरकान ने इस्तीफ़े की हामी भरी थी इमरान खान को, लेकिन फिर इमरान खान साहब ने सबको बलडोज कर दिया आखिर में कह के कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, और चाहे कोई और ना दे। तो फिर सब ने ज़बरदस्ती रोते रोते इस्तीफ़े पे दस्तखत कर दिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसों का, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जलसे करते आई है, और हम किसी के देखे दिखाए जलसे में बिलीव नहीं करते। जब हम ज़रूरत महसूस करेंगे, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है, तो इलेक्शन ईयर में जो सब जमातें अपने जलसे करती हैं,
तो हम भी जलसे जुलूस करेंगे जलसे। जो इससे पहले जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले 3-4 साल में रैलीज और जलसे, कामयाब रैलीज और जलसे किए, चाहे वो PDM के तहत किए हों, चाहे हमने अकेले किए हों, मैं समझता हूँ वो एक बहुत कामयाब मूव थी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की, जो जिन्होंने एक अवाम सही। हाँ, अगर इस तरह से इसको हम लोग देखें कि इलेक्शन ईयर है तो वाकई क्या ठीक है, राइट। ये पावर शेयरिंग मैकेनिज्म पे भी बता दें जरा हमें कि आप हमें क्या एक्सपेक्ट करते हैं। I'm coming to that. तो इलेक्शन ईयर है तो इसमें जलसे करने चाहिए, सम पॉलिटिकल पार्टी को करने चाहिए, लेकिन उनको मुल्क को वायलेंस की तरफ कहीं भी धकेला नहीं जाएगा। और हम मेक श्योर करेंगे कि कोई भी लीडर ये ना कहे अपने अवाम को कि आप इनका बंदोबस्त करें। इस तरह की इंसाइटमेंट जो है इस मुल्क में हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि पावर शेयरिंग, जी बिल्कुल, ये पावर शेयरिंग एक हमारा एक मॉडल है जो कि जिसके तहत हम PMLN के साथ कोलिशन गवर्नमेंट में शामिल हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला इसमें ना सिर्फ ये एक बर्डन, ये पावर शेयरिंग होगी, बल्कि शेयरिंग और बर्डन भी होगा। हम इनके साथ बर्डन भी शेयर करेंगे तमाम मामलात का। ये दिलचस्प बात है। हमें कोई इसमें किसी चीज़ की कोई लालच नहीं थी, किसी चीज़ का हमें कोई मुतालबा नहीं था। जब आपने बात की गवर्नरशिप की, तो ये बहुत पहले ही बात तय हो चुकी थी कि गवर्नर जो है वो PMLN ही उसका फैसला करेगा। आज गिलानी साहब और राजा परवेज अशरफ साहब जो स्पीकर है नेशनल असम्बली के, और फेडरल मिनिस्टर कमर जमान कायरा साहब और हसन मुर्तज़ा साहब, ये हमजा शहबाज शरीफ साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके पास गए थे, उनको मुबारकबाद देने गए। और आगे पंजाब की जो स्ट्रेटजी है उसके लिए एक कमेटी बनाई है चीफ मिनिस्टर ने, जिसके तहत आगे चल के जो भी फैसले होंगे वो उस कमेटी के तहत ही किए जाएंगे। राइट, आप कह रहे हैं कि कमेटी बताएंगे, और आपने बड़ी दिलचस्प बात की है कि बर्डन भी शेयर किया जाएगा, सिर्फ पावर नहीं शेयर की जाएगी। यावर साहब, अभी ये जो दोनों ने इस बात का एक इंडिकेशन दिया है कि खान साहब भी कह चुके हैं कि जब ये मुनहरिफ अरकान हमारी तरफ आए तो इनको हलकों में आप ना जाने दें। जाहिर है, मतलब इसकी इंटरप्रिटेशन तो इसी तरह से हो सकती है ना कि एक गालिबन नूर आलम खान की कुछ रमज़ान के टाइम पे एक वीडियो थी, आपने भी यकीनन देखी होगी, और वो बड़ी मायूस कुन बात थी कि उनके ऊपर गालिबन कोई आवाज़ें कसी गई या उनको कुछ कहा गया, जिसके जवाब में फिर वहाँ पर उनको हाथापाई हुई। और ये तमाम चीज़ें अनफॉर्चुनेट है, वो तो कोई भी किसी तरह से इंटरप्रेट कर सकता है आपके मैसेज को। ये अनफॉर्चुनेट, ऐसे होना नहीं चाहिए। खान साहब का जो मकसद है कहने का कि इनको अपने हलके में इतना रुस्वा कर दो कि ये आइंदा अपनी जो मैंडेट है, लोगों ने जो वोट दिया उस वोट को एक मंडी में बैठ के बेचे नहीं। ये किसी को हक नहीं है कि अवाम ने PTI को वोट दिया और ये लोग अपने मफाद की खातिर पैसे लेकर जो भी इन लोगों का मफाद था वो लेकर और इन लोगों ने अपना वोट बेचा। हम लोग सियासी लोग वर्कर्स होते हैं हर पार्टी के, हम लोग बिकाऊ माल नहीं होते, हम लोग अपना खून पसीना लगाते हैं। हैदर बैठा है, अफनान बैठा है, पता करें जब लोगों के घरों में जाके हम लोग अपनी कैंपेन्स करते हैं तो हम लोग जितने कैंपेन्स के बाद भी खुदा जिसके ऊपर वो फजल करता है और जीत जाते हैं, उसके बाद भी लोगों की हम खिदमत कर रहे होते हैं। तो ये ऐसे गंदे अंडे वो फिर हम जैसे लोगों को भी गंदा करते हैं और हम लोग भी बिकाऊ माल नजर आते हैं। ये पूरी डेमोक्रेसी का जो हुस्न है कि मॉरल्स एंड एथिक्स हम लोगों से चलनी चाहिए, वो ख़त्म हो जाती है। जो बात अफनान ने की कि हम फ्री मेडिसिन KP में देंगे और अपना इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये बात की, तो यार ये तो हो रहा है ऑलरेडी अस्पतालों में। पंजाब के अस्पतालों में आप अटक आ जाएं, कौन सी दवाई है जो नहीं मिल रही है? आप मुझे आके अफनान चेक करें आके, ये ऐसे बिल्कुल नहीं है। ये सारी बातें मन गढ़त आप लोग करते हैं और हाफ कुक्ड नहीं था। अच्छा यावर साहब, जिन जगहों पे हेल्थ कार्ड नहीं है, बलोचिस्तान में नहीं है, सिंध में, वैसे मैं ये अली से पूछूंगी क्योंकि वो वहां पर उन्होंने कहा कि हमें, हाँ उन्होंने कहा था कि हमें नहीं चाहिए, हमने नहीं चाहिए, लेकिन ये हाफ कुक नहीं है अफनान। ये बाकायदा ये हाफ कुक तब था जब आप लोगों ने इशू स्टार्ट किया था, आप लोगों ने इंश्योरेंस बैकअप नहीं दिया था। हमने 440 अरब रुपया इसके बैकअप के लिए रखा है जो हम लोगों ने दिया है, और हर गरीब
गरीब को 10 लाख रुपया उसको साल का मिलता है, हर गरीब को। आप लोगों ने पहले कोशिश की कि अपने अस्पतालों को फोन करके बोला, एक डायरेक्शन दी फोन करके वर्बली कि भाई ये एक्सेप्ट नहीं करने। आप लोगों ने हेल्थ कार्ड को फेल करने की कोशिश की। जब आप लोगों ने देखा कि अवाम का बैकलैश आएगा, ये तो आपने बड़ी मैं बता रहा हूं, इन लोगों ने किया ना। जब हमारी गवर्नमेंट में नहीं, जब ये गवर्नमेंट में आए, तो जब हमारी सोशल मीडिया ने इसको पिक किया, इन लोगों ने बैक ट्रैक कर लिया। ये बातें करते हैं कि दवाइयां इतनी महंगी हो गई, इनको आए हुए महीना नहीं हुआ है और 15% मंथ ऑन मंथ महंगाई हो गई है। आप जाके आटा 1100 रुपए से 1300 रुपए पे हो गया है। चीनी इन लोगों ने पहले 9 रुपए की, फिर 13 रुपए महंगी की। रमजान में हम लोगों ने 8.5 अरब रुपए की सब्सिडी दी थी, जो ये क्लेम कर रहे हैं। हमारी आखिरी कैबिनेट मीटिंग है, उसके मिनट्स जाके चेक करें। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, वो कैबिनेट कमेटी के जो मिनट्स है, कैबिनेट के जो मिनट्स है, वो तो झूठ नहीं बोलते, वो तो लिखा जाता है। तो अफनान जो बातें आप लोग कर रहे हैं, वो ऑलरेडी हम लोग सस्ताई करके गए थे। पेट्रोल हमने सस्ता किया, बिजली हमने सस्ती की। यावर साहब टाइम भी तो देखे ना, अभी मतलब उनको महीना पूरा नहीं हुआ है गवर्नमेंट में आए हुए। नहीं, लेकिन ये लोग तो बड़े लायक लोग थे ना। ये लोग तो कहते थे कि हम लोग नाअहल हैं, हमें कुछ पता नहीं है। ये तो बड़े लायक थे, ये तो अफलातून की औलाद थे। इन लोगों ने क्या किया आके, मिफ्ता इस्माइल आके वही स्टेट बैंक के गवर्नर की तारीफें करके वो खत्म नहीं हो रही थी। जब वहां पे बैठे तो मतलब मैं कहता हूं कि पाकिस्तान कामयाब होना चाहिए। क्या ये किसी की भी इनको जज करें कि जब इन्होंने महीना भी एक पूरा नहीं किया और आप तो इन लोगों ने 45 साल हुकूमत की और हमारे 3 साल ये जज कर रहे थे। जब कोरोना आया तो ये लोग जज कर रहे थे। उस टाइम पे हम इनको कहते थे कि महंगाई इंटरनेशनल वो डिमांड एंड सप्लाई का इशू है। कहते नहीं ये नाअहल है, नहीं ये नाअहल है। तो अभी हम देखते हैं ये कितने अहल है। अच्छा, ये सेनेटर साहब ये इस बात को रिस्पॉन्ड कीजिएगा, क्योंकि एक तो पेट्रोल की कीमतें वाकई आपने अनचेंज रखी हैं फिलहाल, लेकिन इसके अलावा दीगर चीजों पे जैसे मुर्गी की कीमतें हैं या आटे की कीमतें हैं, बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है। तो ये बताइएगा, अब ये आपको कह रहे हैं कि आपको ये लोग जज इसी वजह से करेंगे क्योंकि आपने तो यही कहकर आप आए थे कि हम चीजें ठीक करेंगे, हमें दो। देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी भी हुकूमत को 3 हफ्ते बाद जज करना जो है वो एक अनरियलिस्टिक बात होती है। जो 3.25 साल के अंदर इकॉनमी का मेल्ट डाउन है, उसको अगर आप देखें, जो इन्फ्लेशन है उसको आप देखें, जो आपकी जो बजट डेफिसिट है उसको अगर आप देखें, जो ओवरऑल जो मतलब कि मिस मैनेजमेंट ऑफ द इकॉनमी है। अभी मिसाल के तौर पे 5,500 मेगावाट के पावर प्लांट ऐसे थे जो रिपेयर होने थे, जो बंद पड़े हुए थे। इन्होंने रिपेयर ही नहीं किए। इन्होंने जो है वो सर्कुलर डेट को डबल कर दिया। इन्होंने इंटरनल डेट को 25,000 से उठा के 45,000 पे ले गए। इन्होंने जो हमारे जो बाहर के लोन्स थे वो 85 बिलियन से 115 बिलियन डॉलर पे ले गए। तो ये बातें कह देना बड़ा आसान है, और मतलब इसकी अगर आप ऑन ग्राउंड आप किसी भी बंदे से बात करें और पूछें कि 2013 से 2018 में महंगाई कितनी थी और 2018 से 2022 तक कितनी महंगाई थी, लेकिन तो वो आपको एक बीच अच्छा में कोरोना भी तो आ गया था ना, वो तो कहते हैं कोविड में आप गाड़ियों की मेरी गुजारिश सुन ले। मैं ये कह रहा हूँ कि कोविड जो है वो आया था, उससे पहले वॉर ऑन टेरर थी। वॉर ऑन टेरर इससे ज्यादा खतरनाक थी, रोजाना धमाके होते थे। उससे पहले पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया 2010 में। तो ये कोई अकेले नहीं है कि नहीं ये कोई चैलेंज आ गया इनको और इन्होंने कहा जी का पता नहीं क्या हो गया। ये पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इधर हमेशा चैलेंजेस होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, उन्हीं के अंदर आपने रह के परफॉर्म करना होता है। कराची के अंदर टारगेट किलिंग होती थी, भत्ताखोरी थी, रोजाना बम धमाके होते थे, 13-14 घंटे की लोड शेडिंग थी जब हमारी गवर्नमेंट आई। हमने वहीं से हालात को ठीक किया। हमने ये नहीं कहा कि ये देखें जी ये तो वॉर और टेरर चल रहा है, हम क्या कर सकते हैं। फिर इन्होंने बात की कि जी वोट बेचने वाली। मुझे आप ये बात बताएं कि क्या जब यही लोग इनके पास बसों में भर भर के लाए गए थे तो ये कहते थे जमीर की आवाज है, विकेट गिर गई है, क्या बात है, खान साहब ने क्या कमाल के क्या कहते हैं मूव किए, विकेट उड़ा दी। तो अब जब वो घूम के वापस चले गए हैं तो आप लोग क्यों, आपको तकलीफ हो रही है? लेकिन सेनेटर साहब ये थोड़ा सा डिफरेंस ड्रॉ कीजिएगा। ये वो लोग उस वक्त इलेक्शन के बाद मतलब हुकूमत नहीं बनी थी, वो किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं थे, आजाद थे या किसी पार्टी को ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम छोड़कर आए थे, उस वक्त तो स्विच कर सकते हैं ना। देखिए वो नहीं, मेरी गुजारिश सुने। बात ये है कि क्या इमरान खान साहब ने अभी अपने इंटरव्यू में नहीं कहा कि मैं जो किसकी मदद से अपनी हुकूमत चला रहा था, आयर्स एंड ईयर्स की बात की। तो क्या ये तरीका है, क्या कहते हैं आप जो है वो इस तरह लोगों को भर भर के बसों में बनी काला लेके आने का कि वो बंदा गया और आपकी साथ ही हुकूमत भी चली गई? ये कौन सा जमहूरी तरीका है? आप लोगों ने जबरदस्ती लोगों को अपने साथ रखा हुआ था,
आप जबरदस्ती लोगों को वोट दिलवाते थे। जब आप लोगों का वो जबरदस्ती खत्म हुई, आप लोगों की पार्टी भी तितर बितर हो गई, आपकी हुकूमत भी तितर बितर हो गई। और जहां तक मैं इसके अलावा एक और बातें करना चाहूंगा, ये देखें अभी इन्होंने बात की है कि ये अपने हल्कों में जाएंगे तो रसवाई होगी और ये होगा। देखें ये भी इंसाइटमेंट है। आप कोई इज्जत और जिल्लत का फैसला करने वाले नहीं है। जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन इज्जत जिल्लत का फैसला हो जाएगा। आप लोगों को इंसाइट करते हैं इस तरह की बातें करके। आप लोग ये ना कहें, क्योंकि अगले भी पूरे हैं, आप अकेले नहीं है इस मुल्क के अंदर। आप कहें कि जी कोई आएगा तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कौन सा तरीका है? ये कौन सी जमहूरियत है? आप मुझे बताएं। और मुझे ये बताएं कि वो कौन सी जमहूरियत है जिसके अंदर गवर्नर पंजाब को लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है और वो वोट नहीं लेते, एक दफा दो दफा? वो कौन सी जमहूरियत जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है और वजीर आजम नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं मूव करता जब तक बाहर प्रिजनर वैन आके नहीं खड़ी हो जाती? ये कौन सी? आप लोग जमहूरियत इस तरह सेलेक्टिवली नहीं ले सकते। जहां आपको फायदा है वहां आप कहते हैं जमहूरियत चाहिए, जहां फायदा नहीं है वहां पे आपको दूसरे मामला चाहिए। ऐसे थोड़ी हो सकता है। ये अच्छा, हैदर साहब भी ये महंगाई वाली बात पे कुछ कमेंट करना चाह रहे थे। हैदर साहब, मैं सही कह रही हूँ? क्योंकि मैंने गालिबन आपकी आवाज सुनी थी उस वक्त। और एक फोन कॉल्स के ऊपर भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है अभी अफनान साहब ने, इसके ऊपर जरा कमेंट कर दें। कल मरियम साहिबा ने भी कोई बेफैज होने की बात की थी, तो ये जरा बात कीजिएगा। ये पॉडकास्ट जो था इमरान खान साहब का, उसमें उन्होंने जो ये बात की है ऑपोजिशन को, जो आप लोग उस वक्त ऑपोजिशन थे, आपके ऊपर भी ये सवाल एक लागू होता है कि आपने कितनी दफा फोन कॉल्स की वजह से असेंबली अटेंड नहीं की या आपने किसी बिल का पैसेज होने दिया? देखें मोना, सबसे पहले तो मैं बड़ी माजरत के साथ यावर भाई से कि खुदा का नाम है, आपने ये महंगाई और जो अद्वियात का जो फ्री अद्वियात की जो बात की है, इन लोगों को, आवाम को ना बेवकूफ़ बनाएं। पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में जो पिछले 4 सालों में अद्वियात के साथ हुआ है, अस्पतालों में कहाँ फ्री मेडिसिन मिल रही थी, बल्कि इससे पहले फ्री मेडिसिन मिल रही थी और गवर्नमेंट ने आते साथ पहले ही साल में ही फ्री मेडिसिन भी खत्म कर दी, फ्री जो स्कैन्स थे, जिस तरह अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन्स थे, वो भी सारे खत्म कर दिए। और जो फ्री होते भी थे पहले, उन्होंने आते साथ बंद कर दिए। तो इसलिए आप आवाम को मेहरबानी करके, आवाम की यादाश्त इतनी कोई कमज़ोर नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक है, इन्होंने कहा कि अपने हलकों में जो मुनर्रफ अरकान है वो जाएंगे, तो जो पहले अरकान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे PMLN के, या उससे पहले लास्ट गवर्नमेंट में जो सेनेट के इलेक्शन में KPK में इन्होंने शामिल किए थे, तब वो लोग नेक हो जाते थे, वो लोग ठीक थे। और जिन लोगों ने इनसे बगावत की है वो लोग खराब हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये डबल स्टैंडर्ड जो है ना, वो अब नहीं चलेंगे। लोग अपने अपने हलकों में ईद मनाने गए हैं और उनका बहुत अच्छा इस्तकबाल हुआ है, उनके साथ किसी ने कोई नहीं। हैदर साहब, ये लोग तो सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, सारे ये बात एक हर जगह थी कि उन्होंने अपने मस्जिदों में जाके नमाज भी नहीं पढ़ी। नहीं, ये बात सोशल मीडिया की हद तक ही है मेरे ख्याल से। बहरहाल हमने जो अपने हलकों में और पंजाब के खसूसन हलकों में मैंने देखा है, ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया, और ना शहरों में और ना ही देहाती हलकों में कोई ऐसा मंजर हमें नजर आया कि PTI का कोई बहुत ही बड़ी वो एजिटेशन थी या बहुत बड़ा उन्होंने कोई हंगामा खड़ा किया हुआ था। लोगों ने बड़ी अच्छी ईद मनाई है, सफा और पुरसुकून मनाई है। जहाँ तक ताल्लुक है इंटरवेंशंस का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ्रॉम डे वन डेमोक्रेसी के अंदर किसी भी किस्म की इंटरवेंशन में बिलीव नहीं करती। वो समझती है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इतनी मैच्योर हो चुकी हैं कि अब अपने फैसले वो खुद ले सकती हैं। तो और जब उन्होंने फैसला का वक्त आया, जब उन्होंने खुद विदाउट एनी फोन कॉल कि जब उन्होंने अपना डिसीजन लिया, तो एक हाइब्रिड रजीम जो थी, जो कि पिछले 4 सालों में 2 दफा हार चुकी थी, 2 दफा जिसको नो कॉन्फिडेंस मोशन समझे फेल कर गई, तो उनको भी पता लग गया कि हाइब्रिड रजीम था पाकिस्तान में नहीं चल। अच्छा हैदर साहब, ये तो 2 बातें हुई ना। फिर आप क्या कह रहे हैं कि फोन कॉल्स आती थी लेकिन आप उनको मानते नहीं थे, या आप कह रहे हैं कि फोन कॉल सिरे से आती ही नहीं थी? क्योंकि सेनेटर अफनानुल्लाह ने तो कहा है कि नहीं, देखिए जी, ये जो 4 साल की हाइब्रिड रजीम थी, ये चली फोन कॉल के ऊपर थी, और जब फोन कॉल बंद हुए तब ये 5 मिनट तो आप मानते थे ना फिर फोन कॉल? जी, आप बतौर ऑपोजिशन आप लोग मानते थे फोन कॉल? हमें तो नहीं आती थी ना। जो इनके अलायंस थे, जो इनके एलाइज थे, उन पे प्रेशर था, उन पे बहुत प्रेशर था। जो इनके एलाइज थे, उन्होंने आपने परवेज अलाई साहब की बात नहीं सुनी, आपने क्या MQF वालों की गुफ्तगू नहीं सुनी, आपने बाप वालों की गुफ्तगू नहीं सुनी। हम तो ऑपोजिशन, तो जो यूनाइटेड ऑपोजिशन थी वो तो यूनाइटेड रही, उनको तो शायद फोन कॉल भी नहीं आए होंगे, बट जो एलाइज थे, जो बाकी छोटी जमातें हैं, उनके ऊपर कोई फोन कॉल का प्रेशर था?
अच्छा, ये हैदर साहब से मेरा राब्ता, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और मैं इस कॉन्टेक्स्ट में भी कह रही थी, और मैं आई होप कि वक्त अगर हमें इजाजत दे आगे बढ़ाएंगे। कुछ इजलासों में हम देखते थे कि ऑपोजिशन गायब होती थी, जैसे बजट जब पास कराना होता था ऑपोजिशन नहीं होती थी। आप गालिबन रोक भी नहीं सकते थे बजट को, क्योंकि आपके पास नंबर्स नहीं थे उस वक्त एज ऑपोजिशन, लेकिन फिर भी गैर मौजूदगी तो होती थी। यावर साहब देखें, मैं माजरत के साथ अली ने जो बात की है वो आधी की है ना। आप देखें कि जब सेनेट के इलेक्शंस हुए थे, नंबर्स किसके कम थे, कौन से मेंबर्स नहीं आए, ये तो डॉक्यूमेंटेड है ना सारा। तो आप चेक करें किसके नहीं थे, वो पीपल्स पार्टी वाले नहीं थे या नून वाले नहीं थे, इनके मेंबर्स नहीं आते थे। वो लोग खुद जानबूझ के गायब हो जाते, कोई बीमारी का बहाना करता था, कोई कुछ, कोई कुछ, जानबूझ के गायब होते थे, आप फोन करवाते थे, जो कुछ भी है, मतलब गायब होते थे। फिर उसको आप जैसे भी अक्स कर ले। देखिए, जो अफनान ने बात की ना कि हमारा वो सर्कुलर डेट डबल हो गया, इन लोगों ने सेकेंड हैंड प्लांट्स उठा के चाइना से लाए महंगे वाले, और उसके ऊपर इन लोगों ने डॉलर टर्म्स के अंदर पेमेंट्स का इन लोगों ने साइन किए एग्रीमेंट्स, प्लस उनका कैपेसिटी चार्ज। अभी भाई प्राइवेटाइज करो, इन लोगों ने उसके अंदर से पैसा भी कमाया। उसके अंदर वो देखिए, ये बड़ी क्लियर बातें हैं, ये कोई झूठी भी छुपी हुई बातें नहीं है। और इन लोगों ने फिर वो जो कैपेसिटी चार्ज की मद में था, क्योंकि आपकी टोटल कंजम्पशन एट इट्स पीक इज 26,000 मेगावाट्स, 26,000 मेगावाट से ज्यादा नहीं है। तो 11,000 मेगावाट तो वो आपने वो एक्स्ट्रा किया जो कमीशन के जरिए प्लांट्स आप लोगों ने लगाए, और आपकी जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी थी वो 22,000 मेगावाट है इस मुल्क की, अभी तक नहीं बढ़ी है। तो वो आप लोग 15,000 16,000 मेगावाट आप लोगों ने जिसका कैपेसिटी चार्ज आप पे करते थे, सर्कुलर डेट उससे बड़ा है। आप लोगों ने यहां पे प्रॉब्लम किया। नहीं तो यार साहब, ये सवाल आप पे भी तो आता है ना, 4.25 साल में आपने क्यों नहीं हम लोग को नई ट्रांसमिशन लाइंस लेकर आप वापडा का पूरा चेक कर ले। नए अभी मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपको बकायदा डॉक्यूमेंटेड दे दूंगा जो ट्रांसमिशन लाइंस हम ले कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने जो नया हमने काम किया कि हम लोग आइलैंड मोड पे, भाई वहां पे एक छोटा सा पावर हाउस लगा के, चाहे सोलर है चाहे विंड का है, उस इलाके को आप बिजली दें, लंबी ट्रांसमिशन लाइंस की जरूरत ना पड़े। हम लोग बड़ा साइंटिफिकली हम इसके ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने ये काम किया। फिर जो बात की अली ने कि दवाइयां पहले साल बंद हो गई, यार मैं आपको हल्फन कहता हूं, अटक के अंदर आप मेरे पास आ जाओ, और अटक पंजाब का एक जिला है, आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में आके देखें, हमारे स्टोरेज रूम्स देखें भरे हुए दवाइयों से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हर जिले में ये था, सरकारी कई जगह पे सरकारी दवाइयां, सरकारी सतह पर कुछ जो लाइफ सेविंग ड्रग्स दी जाती थी, देखिए उसके अंदर हम लोग जेनेरिक थे वो भी फ्री किए जाते थे सरकारी अस्पताल में, फिर वो खत्म कर दिए थे। नहीं, उसके अंदर मुना हुआ ये था कि एक मिनिमम चार्ज डाल दिया गया था ताकि सस्टेनेबिलिटी रहे, क्योंकि हुकूमत के पास कोरोना के वो बड़े इश्यूज बन चुके थे। मुझे आई हैव टू गो टू अ क्विक ब्रेक। नाज़रीन जल्दी से वापस आते हैं, स्टे विद अस। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
ला इलाहा इल्लल्लाह। सिर्फ रॉयल एसीडीसी फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। वेलकम बैक नाजरीन। वहीं से रिज्यूम करते हुए यावर साहब, आप अपनी एक तो बात मुकम्मल कीजिएगा। आप कह रहे थे कि मिनिमम कोई इसका एक एक्सपेंस लगाया था आप लोगों ने, लेकिन वापस नहीं किए थे, क्योंकि उस वक्त की इत्तला खबर यही थी कि आप लोगों ने जो तमाम डायग्नोसिस थे, लाइफ सेविंग ड्रग्स थी जो सरकारी अस्पताल देते थे, वो ख़त्म कर दिया था। नहीं, कतई नहीं। ये सरासर एक झूठ और एक झूठा प्रोपेगेंडा है। मेरे साथ बैठ के ना, अली भी बैठा है, अफनान भी बैठे हैं, भाई हैं दोनों, बैठ के इस चीज़ को ऑन पेपर चेक कर ले। ऐसे कतई नहीं हुआ था। हम लोग कर ये रहे थे कि जो अपने सरकारी अस्पताल हैं उनको मिनिमल गवर्नमेंट फंडिंग मिले, एज़ फार एज़ उनके लेबॉरेटरी की चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें उनको सेल्फ सस्टेनेबल बनाएं। जैसे कि अभी हम लोगों ने एमआरआई और ये सीटी स्कैन का जो काम हमने किया, अभी हम लोगों ने एक प्राइवेट फर्म के साथ जो मेन सप्लायर है उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, और उसके अंदर कोई भी पंजाब के अंदर किसी अस्पताल में जाके जब सीटी स्कैन या एमआरआई करवाएगा, उसकी जो बिलिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देगी, उसके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। अभी देखिए, ये चीज़ें वो हैं कि जो शायद इनको इल्म नहीं है, वक्त के साथ इनको पता लग जाएगा, और ये वो चीजें हैं कि ये बतानी अभी जरूरी है। अली हैदर साहब तो आपके साथ रुको ने पंजाब असेंबली के, उनको बिल्कुल, तो मैं अली को पता होगा ये। अली ये जो वो बातें हैं कि जो आप यास्मीन राशिद साहिबा से पता भी कर सकते हैं। हम लोग अभी सीटी स्कैन हमारे पास जो नून की हुकूमत में हमारे पास आया था, तो वहाँ पे क्रेट पड़ा हुआ था, उठा के उसको चकवाल भिजवा दिया, हमारे पास फिर आया भी नहीं, हमारा अस्पताल तबाह हो गया था, हमें उसके लिए भी कुछ नहीं देगा। ये भी पीटीआई की हुकूमत में हमने सारा किया है। तो ये वो चीज़ें हैं अली कि हम लोग फरिश्ते नहीं हैं, हम लोग हर चीज़ 100% नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों ने हेल्थ सर्विसेज को, एजुकेशन को, ट्रांसपोर्टेशन को, कम्युनिकेशन को इतना आगे ले गए अपने बजट, बैलेंस बजट के जरिए, कि हर जिले को 6 अरब से लेकर 26 अरब रुपया मिला है जो काम हम कर रहे हैं, और ये सारे काम अभी नजर आने शुरू हो रहे हैं आपको। थोड़ा इस राउंड को पूरा करते हैं, फिर उसके बाद एक और बड़े इंटरेस्टिंग बयान पे बात करेंगे कि गद्दारी और हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। ये आज वजीर आजम ने कहा है। ये भी जाहिर है एक परेशान कुन बात है और होनी चाहिए कि किसकी तरफ से किया जा रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आप अली हैदर साहब पहले इसके ऊपर अपना जो काउंटर नुक्ता नजर है वो रख दें, फिर मैं इस बात को लेकर चलती हूँ। ये बात बड़ी रिकॉर्डेड है कि पंजाब में, मेरे पास निश्तर हॉस्पिटल है मुल्तान में, अद्वियात पहले फ्री मिलती थी, 2018 में आके उन्होंने अद्वियात बंद कर दी। कादिर पटेल से मेरी कल बात हो रही थी, वो बेचारा रो रहा था और वो कह रहा था कि पिम्स हॉस्पिटल का जो इन्होंने हाल किया है, 2018 से पहले टेस्ट जो थे वो 5 दिन जो होते थे, 8 घंटे वो टेस्ट होते थे, जो सीटी स्कैन है और अल्ट्रासाउंड है। इन्होंने आते साथ क्या किया, फ्रॉम 9 till 11 3 घंटे का टाइम दिया कि इन 3 घंटों में सीटी स्कैन मशीन चलेगी और अल्ट्रासाउंड की मशीन चलेगी, उसके बाद वो बंद करके चले जाते थे। सीटी स्कैन मशीन मौजूद थी वहां पर, ये नहीं कि मौजूद नहीं थी। पिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, अभी भी आप चेक कर लें, अभी तक वो चल रहा है, अभी वो चेंज करने का सोच रहे हैं, और बाकी जो लोग थे उनको 6-6 महीने तक। ये तो वैसे अली हैदर साहब, सॉरी, स्टेट ऑफ अफेयर्स ये हमें तमाम सरकारी अस्पताल में अक्रॉस द बोर्ड नजर आता है। आप लोगों ने सेहत कार्ड क्यों शुरू नहीं किया था सिंध में? ये भी एक जवाब इसका फरमाइएगा, क्योंकि वो जो कर रहे थे कि सेहत कार्ड जो है जिस तरह वो बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है, आपके पास इतने पैसे नहीं है। आप अगर 10% क्या छोड़ें, 5% बंदा भी जिसको सेहत कार्ड मिला हुआ है वो जाके ड्रॉ कर ले अपना सेहत कार्ड, तो पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अस्पताल को दे सके। इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि हम इंश्योरेंस दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान को, हेल्थ कवरेज है, मतलब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का इन्होंने बात की। ऐसे हो सकता है 5% लोग आपको शायद ये तो नहीं लगा कि आप ये पॉलिटिकली ये फायदा चला जाएगा पीटीआई को? नो, वो क्योंकि इंटीरियर सिंध में खासे हालात खस्ता है सेहत की तमाम सहूलियात के।
देखिए, इंटीरियर सिंध की आप बात कर रही हैं, इंटीरियर सिंध में हार्ट का और द बेस्ट हार्ट की जो बाईपास का हॉस्पिटल है NICVD, और जो गंबट में लिवर का ट्रांसप्लांट है वो इंटीरियर सिंध में दो एक्सक्लूसिव चीजें हैं ना, उसकी तो वाकई आप सही कह रहे हैं, उसको तो बैनुल-अक़वामी रिकॉग्निशन हासिल है, लेकिन अदर देन दैट फायर फाइटिंग इक्विपमेंट नहीं है तो क्या भेज रहे हैं करेंगे? गंबट में, हम पंजाब से लोगों को अपने NICVD में भेज रहे हैं, साइबर नाइफ कराची में जिना हॉस्पिटल में ये सेनेटर अफनान बैठे हैं, ये आपको बताएंगे साइबर नाइफ की टेक्नोलॉजी से वहां पे फ्री लोगों की ब्रेन सर्जरीज हो रही हैं। आप क्या बात कर रही हैं, सिंध में हेल्थ की फैसिलिटी को आप चैलेंज कर रही हैं, जो कि पाकिस्तान में मैं समझता हूँ सबसे सुपीरियर है हेल्थ में, इंटीरियर सिंध हो या अर्बन सिंध हो, उसमें जो हेल्थ की फैसिलिटीज आज मौजूद हैं वो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है जी। मैं आपको बता रहा हूँ एक्सक्लूसिव केसेस हैं अली हैदर साहब, ये अक्रॉस द एंटायर प्रोविंस नहीं है। मैं कराची आई हूँ, ये आपको पता है का मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, मुझे खुद लिवर का इशू था। मैं आपको बता रहा हूँ जो गंबट में, हाँ गंबट की आप बात करेंगे तो आपको हम बैनुल-अक़वामी अक्लेम भी देंगे, गंबट तो वर्ल्ड क्लास है ना, लेकिन दीगर की बात हम कर रहे हैं। लेंगे हाँ अच्छा सेनेटर अफनान, ये आप कुछ सेकंड करना चाहते हैं, इस बात पे ऐड करना चाहते हैं? अली हैदर गिलानी साहब ने भी आपको रेफर किया है, और दूसरा ये जो दूसरी फोन कॉल्स वाली बात थी, इस पे भी आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कहिएगा। नफरतें और गद्दारी के सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है, ये जो आज वजीर आजम साहब का आज जो बयान था, क्योंकि PTI तो कह रहे हैं कि उनको तौहीने मजहब के ऊपर और इस तरह के मुकदमात पे अरेस्ट किया जा रहा है। देखिए, जो मेरा हल्का है कराची के अंदर, उसके अंदर एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल आता है JPMC का, और उसके अंदर काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरीज वगैरह अवेलेबल हैं, और उधर पूरा पाकिस्तान से लोग जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए। तो उस हद तक तो बिल्कुल मैं इसको करूँगा, सेकंड ठीक कह रहे हैं। उसके अलावा SSUIT भी है जो लिवर का, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उधर ट्रांसप्लांट्स वगैरह भी होते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पे काम, इन एरियाज़ में काम हुआ है। जहाँ तक बात रहेगी इसकी पावर सेक्टर की जो यावर साहब ने की, वो ये है कि देखें, आप बिजली अगर प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो आपको ना बिजली का कारखाना लगाना पड़ेगा, ना बिजली मिलेगी, ना बिजली महंगी होगी, ना ट्रांसमिशन लाइन होगी, कोई मसला ही नहीं है। आप 4.25 साल गुजार दें, 1 मेगावाट ना पावर प्लांट का ऐड करें, ना कोई ट्रांसमिशन लाइन लगाएं, और आप उसके बाद पिछली हुकूमत के ऊपर तनकीद करते रहें कि वो सर्कुलर डेट उन्होंने क्यों बढ़ाया। भाई बात ये है कि आप सिर्फ हमें ये बता दें कि 4.25 साल के अंदर आपने कितने मेगावाट सस्ते ऐड किए, कितने विंड में, कितने सोलर में, कितने आपने हाइडल में, कितने। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्लान हमें नहीं चाहिए। हमने 5 साल में आपको 11,000 मेगावाट ऐड करके दिए, हमने ऑरेंज लाइन बना के दी, हमने नीलम झेलम डैम कंप्लीट करके दिया, हमने मंगला की एक्सटेंशन करके दी, हमने ये सिर्फ हवा में हमने दासू की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करके दी, हमने जमीन लीज किया कहते हैं दियामिर भाषा की। तो ये खाली जो है वादों से तो लोगों के पेट नहीं भरेंगे ना। और फिर मुझे बताएं कि अगर प्राइवेटाइजेशन का आपने कहा कि इन्होंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन नहीं की, तो आप 4.25 साल में कर लेते। पाकिस्तान में दुनिया के सबसे ज्यादा एफिशिएंट LNG के पावर प्लांट हैं 4 पंजाब के अंदर, आप उन्हीं को प्राइवेटाइज कर लेते। आपने कितनी प्राइवेटाइजेशन की? तो खाली जो है वहां पे ब्लेम डालना मसले का हल नहीं है। फिर प्राइवेटाइजेशन का जो एजेंडा था वो आपने 2013 से 18 की गवर्नमेंट में अपने चलाने की कोशिश की थी। उस वक्त बाय द वे PTI और पीपल्स पार्टी दोनों मुखालफत करते थे इसकी। तो ये खैर प्राइवेटाइजेशन इज द नीड ऑफ द आवर। अब देखते हैं कि नई हुकूमत इस हवाले से क्या करती है। मेरे पास नाजरीन वक्त इतना ही था। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। सेनेटर अफनानुल्लाह खान हमारे साथ, अली हैदर गिलानी, सैयद यावर अब्बास बुखारी यहाँ स्टूडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।